गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू जीजे केमिस्ट्री। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बोला था आज रात को मिलेंगे, तो हम मिले हैं आज रात को। ठीक है, तो अभी जब बच्चे 11th में जाते हैं वो थोड़ा डरते हैं केमिस्ट्री को लेके, क्योंकि वो एकदम से 10th से 11th में जाते हैं। 10th और 9th में क्या होता है ना, थोड़ा बेसिक होता है। जब हम 11th में जाते हैं तो हमें थोड़ा वास्ट मिलता है कंपेयर टू 9th एंड 10th, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक को रखना सामने, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है। अपनी एनसीईआरटी बुक हमेशा अपने सामने रखना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी पढ़ने में। ठीक है, तो चलो जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है इसके यूजेस। देखो, सिंपल से अगर मैं बात करूँ ना, हमारे पूरे सराउंडिंग में केमिस्ट्री ही है। जैसे कि हम इवेपोरेशन करते हैं, यानी घर में हम देखते हैं पानी का उबलना। जो पानी उबला है क्या है वो, हम बोलते हैं उबला है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इवेपोरेशन हुआ है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, हम बेसिकली और क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि जैसे कि और क्या हो गया, हाँ, जैसे हम कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हम शैम्पू यूज़ करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होते हैं? आपके केमिकल्स होते हैं। साबुन बनता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है आपका कैसे हो रहा है वो, उसमें भी आपका केमिकल्स होते हैं। केमिकल प्रिंसिपल जो होता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है केमिकल प्रिंसिपल का, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यानी कि केमिकल बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, ये हमारी थी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, वो है ये हमारा पहला ही टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब इससे कोई क्वेश्चन आ जाए नीट में, लेकिन हम 11th 12th को भी अपने दिमाग में चलते हुए पढ़ रहे हैं। तो हाँ ठीक है, मैं इसको पढ़ा रही हूँ, आप एक बार इसको पढ़ोगे तो जो मैं बोल रही हूँ वो ही लिखा होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो मैं लिखा दूंगी, उसके अलावा तो आप अंडरलाइन करके अपने लिए नोट्स बना देना। ये मैं 11th 12th की बात कर रही हूँ। नीट में जितना मैं लिखाऊंगी उतना ही इसमें से लिखना, फालतू का स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इंपॉर्टेंस और क्या क्या है इसके। आपने देखा होगा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए, यानी एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं जो आपका यूज़ किया जाता है। ये भी आपका केमिकल प्रिंसिपल में है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है? और ऐसे बहुत से जगह है हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली एम क्या होता है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का एम होता है कि आपको क्या सुधारना है, आपको क्वालिटी जो होती है ह्यूमन लाइफ की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ साबुन बनाया, जब फर्स्ट टाइम पे साबुन बना था तो ठीक है ना, बना रहने देते हैं, क्यों हमने उसमें इम्प्रूवमेंट लाया? क्यों? और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नया साबुन बनाया, फिर एक नया बना, अलग अलग वैरायटी के साबुन अभी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ों में रुकते नहीं हैं। केमिस्ट्री कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में रुकता नहीं है, उसका जो रिसर्च है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वो चाहता है कि जो भी चीज़ बनी है, अब मैं जो नया प्रोडक्ट बनाऊँ ऐसे ही जिसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी हो लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूव होके। ठीक है, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ जो और ज़्यादा अच्छा हो, मतलब वो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और वो बेनिफिट किसके लिए है? ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे लिए, है ना। तो इसका एम ही होता है, वो क्या करता है? क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, ओके। और जैसे कि हम देखते हैं और कहाँ, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसे लिखना, कि जो हमारा ये होता है केमिस्ट्री होती है, आपने देखा होगा जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें भी केमिकल होते हैं, है ना। ये भी हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, एक ड्रग है हमारे पास, ये है हमारे पास टेक्सोल एंड सिस्प्लांटिन। एंड क्या होता है आपका? सिस्प्लांटिन। ठीक है, ये जो ड्रग होता है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये जो यूज़ किया जाता है कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है।
कैंसर थेरेपी के लिए ये आपका यूज किया जाता है। अब ये जो ड्रग होता है बेसिकली ये मिलता किससे है? ये हमको जो मिलता है बेसिकली ये हमको मिलता है प्लांट एंड एनिमल सोर्स से। किससे मिलता है? प्लांट एंड एनिमल सोर्स से हमको ये मिलता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? सिंथेटिक मेथड से बनाया जाता है। अब आप बोलोगे सिंथेटिक मेथड क्या होता है? सिंथेटिक मेथड वो मेथड होता है जो हम लैब में बनाते हैं, या एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है सिंथेटिक मेथड। नेचुरल मेथड होता है जो नेचुरली हमने प्लांट से ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है सोर्स मैंने बोल दिया प्लांट एंड एनिमल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्लांट और एनिमल से लिया और आपका वो ड्रग आपको मिल गया, नहीं। हम इसे लैब में, बाकी की प्रोसेस जो होती है वो हम लैब में बनाते हैं, इसीलिए हम इसको सिंथेटिक मेथड बोलते हैं। सेकेंड जो मेरे पास ड्रग होता है जिसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे, जो सेकेंड मेरे पास ड्रग होता है क्या होती है? ये होती है आपकी एजिडोथाइमिडिन। इसको हम शॉर्ट में AZ और T भी बोलते हैं। ये भी क्या होता है आपका? बेसिकली आपका ये प्लांट एंड एनिमल सोर्स से हमको मिलता है, प्लांट एंड एनिमल सोर्स से हमको मिलता है। ठीक है, ये भी आपका सिंथेटिक मेथड से बनता है। किससे बनता है? सिंथेटिक मेथड से ये आपका क्या होता है? बनता है। ठीक है, लेकिन ये यूज किसके लिए होता है? ये जो हमारा ड्रग है ये हमारा जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ये आपका यूज किया जाता है एड्स विक्टिम के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? एड्स विक्टिम के लिए ये आपका यूज किया जाता है। इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब आता है कि अभी हमारी केमिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा आपकी डेवलप्ड हो गई है कि पहले के टाइम पे हम केमिकल पढ़ते थे, लेकिन आज ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें क्या होता है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता है। जैसे कि आपका बोल सकते हैं सॉलिड मिनिएचर हो गया बनाने के लिए, पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बल्ब का। देखो हमें पता है बल्ब जलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जो दी जाती है ये किसके थ्रू होते हैं? आपके इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स का यूज़ होता है तब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को मिलती है और बल्ब जो होता है जलता है। यानी कि केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों का यूज़ यहाँ पे हुआ है और एक नया प्रोडक्ट बना है। कितना डेवलप्ड हो रही है हमारी केमिस्ट्री, तो ये चीज़ है कि आज इतना डेवलप हो रहा है। एक और हमारे पास इसमें बिल्कुल लास्ट टॉपिक में आपने देखोगे, जब आप ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये वाला पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो लास्ट में आप देखोगे इसमें लिखा है कि आजकल जो केमिस्ट्री में जो आपके साइंटिस्ट हैं उनको किस में ज़्यादा स्ट्रेस है? वो है बेसिकली आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। किसकी वजह से हो रहा है? आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस होती है। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस? हमको पता होता है ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो होती है आपकी मीथेन हो गई और CO2 जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। दूसरा आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ देखने को आपको मिलेगा? फ्रिज के अंदर से जो गैस निकलती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अब कैसे फर्क पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। इसको रब करते हैं। इसको ये रब करेंगे। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे
जो अर्थ है उसमें एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। मान लो कि ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, ये क्या है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है। इस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है, ये आपकी ओजोन है, ये क्या है आपकी, ये आपकी ओजोन है, ठीक है। ये जो ओजोन होती है ये क्या होती है आपकी, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसका डिप्लेशन होता जा रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या करता है, देखो धीरे से एक बार बिल्कुल सीरीज में बढ़ते हैं। होता क्या है, सन की जो रेज आती है, अब ऐसा तो नहीं है कि सारी अच्छी रेज होगी और बहुत ज़्यादा रेज हमारे पास आ जाएगी। हमें पता है सन की थोड़ी सी रेज, मतलब आज देखो धूप निकली और इतनी गर्मी हो गई है, यानी कि थोड़ी बहुत रेज जो होता है ओजोन लेयर सिर्फ थोड़ी बहुत रेज ही ट्रांसफ़र कराता है हमारे अर्थ में, सिर्फ थोड़ी बहुत, बाकी वापस चले जाती है। वो थोड़ी बहुत रेज और जो हार्मफुल रेज होती है उसे भी ये ट्रांसफर नहीं होने देता है अर्थ में। तो वो थोड़ी बहुत रेज ही देखो कितनी गर्मी कर दे रहा है। मान लो ये ओजोन जब बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से डिप्लीट होती जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा रेज हमारे अर्थ में आएगी और कुछ हार्मफुल रेज हमारे अर्थ में आएगी, जिसकी वजह से होता है कैंसर। और किस चीज़ का कैंसर होता है, वो होता है हमारा स्किन कैंसर होता है। क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो अभी क्या होता है, जो हमारे सारे साइंटिस्ट है इसी में स्ट्रेस उनका है कि कैसे भी करके मतलब कुछ ऐसा ढूंढना है जो इस चीज़ को रिप्लेस कर सके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में है, कोई ऐसी गैस हमें करनी है, कुछ ना कुछ करके हमें कोई ऐसी गैस बनानी है जो इसको रिप्लेस कर सके, और मीथेन और CO2 को मतलब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे भी करके कम कर सके, जिसकी वजह से हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम जो हमारा टॉपिक है यहाँ से सब लिखना शुरू करो। अगर लिखना नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो अब पढ़ाया जाएगा। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है नेचर्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, नेचर्स ऑफ मैटर। देखो मैटर से तो सभी फैमिलियर हैं, हम सबको पता है कि मैटर क्या होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा 11th-12th में होगा जिसको यही नहीं पता होगा मैटर क्या होता है, क्योंकि 6 की बुक खोल के देखो वहीं पे लिखा होता है मैटर क्या होता है। चलो 6 बहुत पुरानी बात हो गई मैम, हम तो भूल गए, ये बोलोगे तुम। 8 की बुक खोलो, मैम 8 भी बहुत पुराना हो गया, ठीक है। 9 की बुक खोलो, 10th की खोलो, 11th में पहुंचे हो तो 10 तो पढ़ी होगी, है ना। तो मैटर तो देखो केमिस्ट्री में हम मैटर ही तो पढ़ रहे हैं, मैटर मैटर मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, यही तो पढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक मैटर तो सबको पता होता है। फिर भी जब हम पढ़ने ही जा रहे हैं नेचर्स ऑफ मैटर, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हम देंगे, है ना, ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर होता है कि जिसके पास कुछ मास होता है और वो कोई स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। पहली डेफिनेशन हम ये पढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन हमारी मैटर की ये होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। ओके, इतना हम सबको पता है, ठीक। अब होता है मैटर बनता किससे है। मैटर जो बनता है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैडम, यही बोलोगे आप। एटम्स एंड मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसको जब वो जुड़ते हैं तो वो मैटर बनता है। जैसे कि हमारा घर किससे बना, ईंट के हर मतलब छोटी छोटी ईंट जो होगी, एक एक ईंट करके जुड़ी होगी, तब जाके ये पूरा घर बना है। इसी तरह मैटर भी छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। इतना हम सबको समझ आ गया, ठीक है। ये हम पढ़ चुके होते हैं 10th में। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं 11th में, ठीक है। नेचर्स ऑफ मैटर, हम सबको ये भी पता होता है
जो मैटर होता है ये फिजिकली और माइक्रोस्कोपिकली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। हम क्या बोलेंगे, हम करेंगे अपना मार्कर चेंज, तो फिजिकली बोलो या फिर आप बोलो और बोलो आप माइक्रोस्कोपिकली, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स में आपका क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है। क्या पार्ट्स होते हैं वो सबको पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं पता है तो आप अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़ को हम बहुत ही बिल्कुल डीपली समझेंगे ताकि हमारे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि मेरा मकसद ये है, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो आप बोलो आज तो कुछ सीखा है, ठीक है। तो क्या होता है, 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके, सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। चलो अब इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हम सबको पता होता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ये हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के थोड़ा दूर हो जाएंगे और गैसेस के बहुत दूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने बोला है एटम से मिलकर मैटर बनता है। एटम एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से बाइंड है। अब कोई भी चीज़, मान लो मैंने इन 2 हाथों को पकड़ा हुआ है तो इसमें कोई ना कोई मैंने फोर्स लगाया है, मतलब दोनों हाथ का फोर्स लगा तभी तो ये दोनों हाथ ऐसे बाइंड हुए हैं मेरे। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास फोर्स है इसमें। अब हमें पता है फोर्स 2 टाइप का होता है। हम पढ़ते हैं अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे जब बाइंड हुआ है तो अट्रैक्शन ही में होगा, रिपल्शन तो नहीं हुआ होगा। रिपल्शन होता तो एक दूसरे को दूर भेजता ना। तो यानी कि सॉलिड में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, इन एटम्स को बाइंड करके रखता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो फोर्स होते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही बोलते हैं। आप बोलोगे यस मैम, यही बोलते हैं। तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से आपके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब देखो ये आपका सॉलिड है, इसमें मूवमेंट कुछ दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगी नीचे तो इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, मान लो ये स्पेस ऑक्यूपाई की है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है किसी सॉलिड ने नीचे फेंकने में, इस मार्कर को नीचे फेंकूंगी तो जो भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा क्या वहाँ से ये हिलेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल इनिशिएशन इसे नहीं मिलेगा ये नहीं हिलेगा। इसलिए ये ऐसा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, नीचे जाके गिर के, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बाइंड है कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में तो होते नहीं हैं। तो आप बोलोगे मैडम जब पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होते हैं तो ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब आपके कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल सही, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। पहली चीज तो दिमाग में ये गांठ बांध लो कि कोई भी एटम्स स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होते हैं। सारे एटम्स जो होते हैं उनका क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। तो अगर मैंने बोला कि सॉलिड के पार्टिकल्स मान लो ये हैं, ये आपके क्या नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डन, ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है। ये पार्टिकल ऊपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ओके है। इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, डन। इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पार्टिकल्स मूवमेंट ही नहीं कर रहे मैम, मूवमेंट तो नहीं करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये वाला जो मैंने अभी समझाया इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैम पार्टिकल स्टेशनरी तो होते नहीं है, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट तो कर सकते हैं, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन अपनी पोजीशन में वाइब्रेट तो होंगे। तो पार्टिकल कोई
कोई भी रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होता है बच्चों। वो क्या करता है, आपका अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि इसको ये कहीं और मूवमेंट नहीं करने देता। अब बात आती है लिक्विड की। अगर आप पानी को नीचे फेंकोगे तो हल्का सा पानी बह के आगे चले जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बराबर इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा तो कम होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपैरिजन टू सॉलिड। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा कम होता है, जिस वजह से थोड़ा मूवमेंट कर जाता है। ठीक है, गैसेस में तो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि बस, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। हमारी मम्मी लोग क्या बनाते हैं, खाना। अगर मेरी मम्मी ने अभी खाना बना दिया किचन में, मुझे यहाँ तक खुशबू आएगी, बोलेंगे मम्मी ने खाना बना दिया है। क्यों? गैसेस के जो पार्टिकल है वो एक रूम से दूसरे रूम तक आ चुके हैं मूवमेंट करते हुए। मतलब इतना फास्ट उसने मूव किया है कि मुझे खुशबू आ गई है, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना कम होता है कि गैसेस इतने फास्टली मूव कर जाते हैं। ठीक है, ओके, इतना हमें समझ आ गया। अब इन जो प्रॉपर्टीज जो भी हमने पढ़ी, इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और भी चीजें हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड, यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विड, और यहाँ पे हम लिखेंगे गैस। सब कुछ दिख रहा है। अब क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको आप नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, या जो करना है आराम से बाद में नोट्स बनाने हैं बनाना। सॉलिड में क्या होगा, अगर मैं कोई सॉलिड की बात कर रही हूँ, इसका क्या होता है, अच्छा खासा शेप है इसका, और अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो सॉलिड होती हैं इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट इसमें वॉल्यूम होती है। ठीक है, ओके। लिक्विड की अगर मैं बात करूं, मैंने एक टब लिया, उसमें मैंने पानी डाला तो वो उस टब का शेप ले लेगा। मैंने एक बॉटल में पानी डाला तो बॉटल का शेप ले लेगा। यानी कि ये पानी का शेप होता है, लिक्विड का शेप होता है, लेकिन उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। सॉरी, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई। जो लिक्विड होती है उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। सॉरी, फ्लो में मुझसे एक मिस्टेक हो गया। तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है, वो टब का शेप ले लेगा, वो बाल्टी का शेप ले लेगा, मैं थोड़ा वो हो गई, मतलब मैं रुक गई एकदम से कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, कोई भी शेप ले लेगा, यानी कि उसका कोई अपना पर्टिकुलर शेप नहीं है। जैसे कि सॉलिड का मैंने बोल दिया, मार्कर का अपना पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, इस डस्टर का अपना पर्टिकुलर शेप है, लेकिन वाटर का अपना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ये बॉटल लिया, ठीक है, इस बॉटल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर पानी है। यानी कि वाटर जो होता है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन डेफिनेट शेप, यहाँ पे शेप यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये 1 है। गैस की कोई शेप होती है क्या बच्चों? मतलब मैंने तो नहीं देखी, आप लोगों ने देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होती है। कोई वॉल्यूम होता है? नापा कभी? नहीं नापा होगा, क्योंकि गैस का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। डन, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है,
इसमें इतना ही था, मुझे तो नहीं लगता और कुछ आपके दिया होगा बुक पे। हाँ, और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। चलो इतना हमने पढ़ लिया। और हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पता है, अच्छा ये ऐसा कोई एग्जाम्पल हम ले लें जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, वाटर लेते हैं। हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल। हम इसको और अच्छा समझने के लिए क्या ले लेंगे, वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, वाटर का ले लेते हैं। वाटर देखो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका। वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, और वाटर आपका क्या होता है, गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड मतलब वाटर का क्या होगा, H2O का आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ पे तो ये वाटर की फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे तो ये आपका वाटर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। गैस में क्या होगा आपका, ये गैस में गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, ठीक है। कि अब एक और चीज जो आपका होता है, कोई भी चीज जो फिजिकली डिवाइड होती है, ठीक है, अगर मैंने इसको फिजिकली डिवाइड किया है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं फिजिकल एक्सचेंज भी कर सकती हूँ। मेरा मतलब क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ, फिजिकल रिएक्शन भी करा सकती हूँ। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि सॉलिड से मैंने क्या बनाया, लिक्विड बनाया, और लिक्विड से मैंने क्या बनाया, गैस बनाया। जब कोई भी चीजें फिजिकली आपकी चेंज हो रही होती है वो आपकी रिवर्सिबल होती है। ये हमने पढ़ा होता है 10th में कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, ये सबने पढ़ा होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जब बात आई गई है तो मतलब मेरा मन होता है कि मैं सब बता दूँ जो मेरे मन में आ रहा है, तो बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, पर चलो कोई बात नहीं पता है तो अब पढ़ता हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या हो रहा है, देखो फिजिकल चेंज मैंने बोला रिवर्सिबल होता है। ऐसी चीज या फिर मैं बोलूंगा ऐसा चेंज जो आपका क्या हो जाता है, रिवर्स होता है। जैसे कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मान लो मैंने कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपका रिवर्स होके रिएक्टेंट बना रहा है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट बनने के बाद जब मैं वापस रिवर्स हुआ, और जब रिवर्स हुआ तो जहां से हमने शुरू किया था वो उसी फॉर्म में, उसी शेप में आया। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर मैं रबर को खींचूंगी तो रबर एक पोजीशन में खींचा, मैंने उसको छोड़ा तो क्या हुआ, मैंने खींचा और छोड़ा, यानी कि मैंने उसको फिजिकली चेंज करा, लेकिन जब मैंने उसे वापस छोड़ा तो वो उसी शेप में और उसी पोजीशन में आ गया। अंडरस्टूड। ये हमारा होता है फिजिकल चेंज, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो बना है वो रिवर्स होके वहीं आ सकता है जहां से वो बना है। केमिकल रिएक्शन होती है या फिर केमिकल चेंज होते हैं जो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक जैसे कि मैंने इस पेपर को चलाया तो राख बन जाएगा, क्या राख से दोबारा पेपर बनेगा, नहीं बनेगा। इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज पढ़ रहे हैं। हमने बोला ये जो हमारा फिजिकल, मैंने बोला ये फिजिकली डिवाइडेड हुआ है, फिजिकली डिवाइडेड हुआ है, फिजिकल चेंज करेगा। और फिजिकल चेंज करेगा तो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या करता है, आपका रिवर्स होता है। इतना हमें पता है। हुआ क्या होगा, देखो सॉलिड से लिक्विड बना, क्या किया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा। क्या किया होगा, टेम्परेचर को उन्होंने किया होगा इंक्रीज। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ है, टेम्परेचर हुआ है इंक्रीज। यहाँ पे टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज और यहाँ पे टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज जब वापस आया है। अब होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सॉलिड था, हीट दिया, लिक्विड बना, ये जो प्रोसेस थी ये हो जाएगी फ्यूजन। और क्या बोल सकते हैं इसको, सॉलिड से लिक्विड हुआ, मेल्ट हुआ, मेल्टिंग भी बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, आप अच्छे से बना देना नोट्स। मेल्टिंग भी बोलूंगी।
लिक्विड से वापस आया, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वापस आएगा, तो लिक्विड से सॉलिड बना, क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और क्या बोलेंगे इसे, और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे फ्रीजिंग हुआ, फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग। पहला हमारे पास ये था फिजिकल जो आपका चेंज हुआ। सेकंड में क्या हुआ आपका, लिक्विड से बना गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका क्या बना है, गैस बना है। क्या हुआ है, हीट दिया, गैस बना। लिक्विड से गैस बनेगा, क्या होगा आपका, इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड बनेगा, किस प्रोसेस से बनता है, कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है कंडेंसेशन। ठीक है, इतना समझ आया, नोट कर देना। आई थिंक सबको दिख जाएगा, ये ऐसा है, ठीक है, नोट कर देना। ठीक, तो इतना था हमारा, हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली डिवाइड किया है या फिर फिजिकली हमने डिवाइड किया है। ठीक है, हम एक सम अप ले लेते हैं। हमने क्या किया, फिजिकली डिवाइड किया, अपना किसको डिवाइड किया, मैटर्स को, तो वो आपका डिवाइड हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। हमें पता है सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में कोई फोर्स होता है जो उनमें एटम्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो कौन सा हमने फोर्स पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा। हमने बोला कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो शेप होता है उसकी वजह से एकदम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। लिक्विड होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मतलब सॉलिड के कंपैरिजन क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन कम होता है, जिसके वजह से इसका थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होती है इसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम इसकी होती है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता है, ये किसी की भी शेप को ले लेता है, अपना कोई शेप नहीं होता है उसका। फिर आता है गैस। गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, इसका ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। इतना हमने अभी तक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जो फिजिकली आपका डिवाइड कर रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ऐसी कोई एग्जांपल लेते हैं जो इन तीनों स्टेट में डिवाइड होता है। जैसे कि वाटर, वाटर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिवाइड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी हमने पढ़ लिया। हमने बोला फिजिकल चेंज वो चेंज होता है कि जहाँ से वो शुरू हुआ है रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट से हम वापस वहीं आ सकते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जब एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस नहीं आ सकता जहाँ से वो शुरू हुआ, ये हमने पढ़ा। तो हमने कुछ फिजिकल चेंजेस यहाँ पे देखे, सॉलिड, लिक्विड मतलब वाटर के देखे, या फिर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने फिजिकल चेंजेस देखे। मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं सम अप कर रही हूँ, ये मैंने पढ़ाया अभी, उसी को मैं सम अप कर रही हूँ। उसके बाद मुझे एक और चीज़ पढ़ानी है, ठीक है, और वीडियो को भी ज़्यादा लेंथी ना करते हुए बस मैं आपका रिवीजन ही करा रही हूँ यहाँ पे। तो क्या बोला मैंने, ये मैंने देखा कि हमने इसको फिजिकली क्या किया, ऐसे चेंज किया। जब फिजिकल चेंज किया तो फिजिकल चेंज ऐसे नॉर्मली नहीं हो जाता। ठीक है, आपने हीट दिया, लिक्विड बना, हीट दिया, गैस बना, कुछ प्रोसेस होती है तब ये होता है। ये जितना आसान आपको दिख रहा है, क्या ये इतना आसान होता है? अंदर ही अंदर इसमें पता है क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इसमें टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा खेल होता है, पर आपके सिलेबस में है नहीं तो फिर क्यों मैं आपको फालतू में उसको खींचूं। ठीक है, जब कभी ज़रूरत पड़ी, आपके सिलेबस में ऐड हुआ तो ठीक है, पढ़ा देंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा ऐड नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होगी किसी को पढ़ने में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड से जब आपका लिक्विड बना होगा तो हीट दिया होगा तभी तो बना होगा, है ना। तो सॉलिड से जब लिक्विड बना तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट दिया, और हीट दिया तो यह जो प्रोसेस होती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग हुआ। पता ही चल रहा है मेल्ट हुआ है लिक्विड, मतलब लिक्विड बना है, सॉलिड क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है, पता चल रहा है मेल्टिंग है। दूसरा आता है आपका फ्यूजन, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना अंदर, वो फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे से और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। नाम के मतलब देखो,
नाम के प्रोसेस के अंदर ही आपकी ये छुपा हुआ है, जो प्रोसेस का नाम है ना वही आपका छुपा हुआ है। मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग से समझ आ रहा है कुछ चीज़ मेल्ट हुई होगी, फ्यूजन यानी कि कुछ फ्यूज हुआ होगा। तो मतलब उस प्रोसेस का जो नाम होता है ना पर्टिकुलर, उसी से हमें डेफिनेशन समझ आ जाती है, पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है अगर हम उसको पढ़ें। और अगर ऐसे पढ़ते हैं ना हम, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से बच्चों समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि वापस रिवर्स होता है। फिजिकल चेंज है तो रिवर्स होगा, जहां से बना था वही लिक्विड को हमने सॉलिड में पहुंचाया। क्या ये इजीली पहुंचा? नहीं, यहाँ पे प्रोसेस होती है, टेम्परेचर बहुत कम किया जाता है, जितना उतना टेम्परेचर किया जाता है जितना इस प्रोसेस को ज़रूरत होती है। टेम्परेचर कम किया, क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड में पहुंचा, प्रोसेस का नाम सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हो, दूसरा हम ये भी बोलते हैं। देखो मैंने बोला ना कि जो प्रोसेस का आपका नाम होता है ना, उस नाम से आपकी प्रोसेस आपकी पूरी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने बोला लिक्विड से गैस बना। ठीक है, लिक्विड से गैस बना, टेम्परेचर दिया बहुत ज़्यादा, गैस बना। क्या प्रोसेस का नाम? इवेपोरेशन। गैस से वापस लिक्विड में आया, प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन। तो इतना हमने अभी तक पढ़ लिया। अगर आप में से किसी को भी ये समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिकली हमारे जो सॉलिड होते हैं वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं, सॉरी जो मैटर्स होते हैं वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बल्क लेवल में। बल्क का मतलब होता है बड़ा बड़ा। मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो हमारे मैटर्स होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे, इसकी मैक्रो लेवल की। तो जो मैक्रोस्कोपिकली, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। मैक्रोस्कोपिकली जो हमारे मैटर्स होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, बताओ कैसे डिवाइडेड होते हैं हमारे? ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका मिक्सचर और दूसरा होता है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इस दो पार्ट में हमारे ये डिवाइडेड होते हैं मैक्रोस्कोपिकली। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं बल्क लेवल पे, और बल्क लेवल में हमारे ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो बात करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम एक एक टर्म को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिक्सचर भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ये दोबारा से सब डिवाइड होता है, और ये आपका आता है, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये आपका जो आता है मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनियस, और ये होगा यहाँ पे हेटेरोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में ये आपके क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं। ठीक, इसको अब नीचे ले जाना पड़ेगा। प्योर सब्सटेंस भी आपका क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो आपका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसे, ये होते हैं आपके क्या? एलिमेंट। आई होप आप सबको दिख रहा हो। कंपाउंड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एक एक टर्म को अच्छे से। बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर। हम क्या पढ़ेंगे? पहले यहाँ पे मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप जस्ट मिक्स कर रहे हो। आपने 100 ml का बीकर लिया,
आपने यहाँ पे क्या किया, 100 ml का बीकर लिया, 100 ml का बीकर लिया, पानी भरा, वाटर पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं। इस वाटर पार्टिकल्स में आपने बहुत सारी चीजें जस्ट मिक्स कर दी। लाइक आपने क्या डाला इसमें, आपने इसमें शुगर डाला, आपने इसमें सॉल्ट डाला, आपने इसमें लेमन डाला, सब इसमें क्या कर दिया, पुट करके सब मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपका डिफ्रेंशिएट करेगी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को। फिलहाल मिक्सचर पढ़ लो, तब मैं आपसे पूछूंगी, आप खुद ही बता दोगे। मिक्सचर का मतलब बहुत सारी चीजें आपने जस्ट मिक्स कर दी। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि हमने इतना क्वांटिटी मिक्स किया, हम क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं करते। हमने हमारे मुट्ठी में जितना आया हमने डाला और मिक्स कर दिया, या हमारे चम्मच में जितना आया या जो भी मन किया आपने बस जस्ट मिक्स करना है। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना क्वांटिटी से मतलब है ना क्वालिटी से मतलब है। हमने ये बोल दिया मिक्सचर। अब हमने क्या बोला, मिक्सचर होते हैं दो टाइप के। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि आपको चीजें दिखी नहीं, मतलब जिस चीज को आपने मिक्स किया, यानी कि आपने पानी में जो भी चीज मिक्स करी है ना, वो इतनी अच्छे से मिक्स हो गई है कि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा पानी। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने उसमें कुछ मिक्स भी किया और बहुत अच्छे से वो आपका मिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका बिल्कुल पानी में। जैसे कि मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, वाटर प्लस शुगर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ मिक्स भी किया है, मतलब अच्छे से घुल जाता है पानी में। दूसरा आपका आप ले लोगे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, समझ आया। अब हेटेरोजीनियस में क्या होगा, हेटेरोजीनियस में बेसिकली ये होता है कि आपको पार्टिकल दिखेंगे जो आप वाटर में मिक्स कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर किसी लिक्विड में या किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो। जैसे कि मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें वाटर है और इसमें डाला सैंड। जैसे आप इसमें सैंड डालोगे, यानी कि मैंने पानी लिया और पानी में सैंड को मिलाया, तो आपको सैंड उसमें घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। आपको उसमें दिखेगा कि इसके पर्टिकुलर पानी के अंदर क्या है, सैंड है। यानी कि जो चीज़ हमें अपनी आंखों से दिख रही है कि ये इसमें है, घुला नहीं है, सॉल्यूट दिख रहा है हमको, तो वो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आता है। ये होते हैं हमारे मिक्सचर। इतना सबको समझ आया। अब मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको तो नहीं मिटा रही हूं मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा आता है वो आता है क्या, प्योर सब्सटेंस। इसको देख लेना अच्छे से, इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिक्सचर में मुझे तो इतना आइडिया मुझे नहीं लगता कि मिक्सचर में नहीं आते क्वेश्चन, प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सचर पढ़ नहीं रहे हो। 11th-12th वाले तो मतलब 11th वाले तो पक्का पढ़ लेना और बाकी नीट वाले भी पढ़ लेना। इतना हार्ड तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने पढ़ा दिया, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस, है ना। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, मतलब स्टार्टिंग जो होती है ना वो ईजी से ही होती है, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट हम इनको छोड़ नहीं सकते। हमें नहीं पता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के वो डाल दें, क्या पता वो सोचे, बच्चे सोच होंगे ये इजी है तो इसी को डाल देते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है कभी कभी इजी समझ के, वो इजी को डाल देते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं इजी आ रखा था, हम तो हार्ड पढ़ के गए थे। तो कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, क्या होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक में दूसरा प्योर सब्सटेंस ना, मैटर
डिवाइड होता है दूसरा प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप मिक्स कर रहे हो, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें जो आप मिक्स कर रहे हो वो आप एक डेफिनेट अमाउंट में मिक्स कर रहे हो। जैसे कि ठीक है, मान लो मैंने बोला मैंने वाटर लिया और उसमें शुगर डाला। मैं अभी तक उसमें क्या बोल रही थी, मिक्सचर में शुगर डाला, मैंने कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करी। यहाँ पे मैंने बोला 1 स्पून शुगर डाला, मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी कि 1 स्पून आपने क्या किया है, इस वाटर में शुगर डाला है, ये वाटर है। तो यानी कि जब आपके, और कितनी क्वांटिटी का वाटर है, मैंने बोला 50 ml का वाटर है। यानी कि जब आपकी क्वांटिटी फिक्स होती है, यानी कि आपका जो रेशियो फिक्स है कि इतने अमाउंट में इतना डाला, इतने अमाउंट में ये चीज़ें मिक्स हुई। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं आपका, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के टर्म पे, ग्लूकोज। ग्लूकोज ले लेते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H12O6। ये किस से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। कार्बन 6 डेफिनेट अमाउंट में है, यानी कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है क्वांटिटी। और मैं बोलूंगी रेशियो, यहाँ पे हम बोलेंगे क्वांटिटी तो यहाँ पे लेंगे, यानी कि डेफिनेट रेशियो हमें गिवन है कि इतने इतने रेशियो से मिलकर हमारा ग्लूकोज बना है। तो ये आपके होते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्स तो आप चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन एक डेफिनेट क्वांटिटी और डेफिनेट रेशियो में आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ठीक है, अब हमने बोला ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। तो हम अब बात करते हैं एलिमेंट की, तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसे मिटाई देते हैं। देखो एलिमेंट मुझे लगता है सबको पता होगा, एलिमेंट हम सबको पता होता है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी एक पर्टिकुलर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि एलिमेंट का एग्जाम्पल होते हैं आपका, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, ऑक्सीजन तो मत ही लो मेरे हिसाब से, कॉपर ले लो, सोडियम ले लो। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जब वो बात कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका एलिमेंट, मतलब एक की बात हो रही है। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे एलिमेंट में आते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये हो गए आपके एटम्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की उसने बात करी। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब आपके 2 चीज बन गई, जैसे कि, लेकिन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस होता है। कंपाउंड भी तो आपका प्रोडक्ट ही बना है कुछ चीज मिलके, और मॉलिक्यूल भी कुछ चीज मिलकर बना है। तो यहाँ पे ना बच्चों को होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। मैंने पूछा है भाई बच्चों से, वो बोलते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। मैंने बोला क्या फॉर्म हुआ, कार्बन और मतलब CH4 फॉर्म हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। क्या फॉर्म हुआ बेटा, बोलते हैं मीथेन फॉर्म हुआ मैम। लेकिन क्या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मैम मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है CH4 का। बस वो सोचते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक ही चीज़ है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने मतलब 11th-12th में थे ना, हम भी ऐसे बोलते थे, झूठ क्यों बोलूँगी, टू बी ऑनेस्ट हम भी मतलब बहुत कंफ्यूज थे मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती आप लोग हो। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेसिकली, जब कोई एक जैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक जैसे एटम्स कंबाइन होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ा, क्या बना, H2 बना। सेकेंड, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना, O2 बना। तो ऐसे जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हुए और जो भी आपका प्रोडक्ट बना, ये आपके मॉलिक्यूल होते हैं। जब सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, भूलना मत, ठीक है। एटम्स तो हमें पता है कि एक सिंगल टाइप का इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो आपके एलिमेंट के अंदर आता है। और एलिमेंट के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स भी आते हैं,
वो टाइप के मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से कंबाइन होकर बनते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ले लो, N2 बन जाएगा। ऐसे टाइप के आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ओके। सेकंड क्या था हमारा, कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड तो हमें पता ही है यार, हमने अभी बोला कि हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा कंबाइन होके, लेकिन डिफरेंस, मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, लेकिन कंपाउंड में सेम टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप और एटम कंबाइन होते हैं। ये सारे जो आपके कॉम्बिनेशन में पढ़ा रही हूँ ये डेफिनेट रेशियो में होंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं कंपाउंड इसमें ले लेती हूँ, क्या, CO2, यानी कार्बन प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। यानी कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर आपका CO2 बना रहा है, यानी कि डेफिनेट रेशियो में आपका CO2 बन रहा है। ऐसे आपका क्या होगा, दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, वाटर हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल आपका वाटर हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल आपका अमोनिया हो जाएगा। एक डेफिनेट रेशियो में ये कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक, इतना सबको समझ आ गया। मुझे जहाँ तक लगता है हमारा एक टॉपिक तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखना, ये जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है ना, ये जो कंपाउंड का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये क्या होता है, बेसिकली इसका जो काम होता है वो हमारे जो इंडिविजुअल एटम जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्ट किए हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर का। वाटर हमें पता है किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर प्लस ऑक्सीजन का मिलकर आपका क्या बना है, आपका हाइड्रोजन से मिलकर और ऑक्सीजन से मिलकर आपका क्या बना है, कहाँ गया, आपका H2O यहाँ पे बना हुआ है। अब हाइड्रोजन का काम और ऑक्सीजन का काम है बिल्कुल अलग एज कंपेयर टू वाटर। हाइड्रोजन का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहला डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, वेयर एज और जो H2O होती है वो लिक्विड होती है। यहीं पे हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डिफरेंस दिख गया, ठीक है, कंपाउंड के। दूसरी चीज, हाइड्रोजन और गैस आपको पता है कि बर्निंग में बहुत मदद करती है, यानी कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बर्निंग बहुत फास्ट होती है और ऑक्सीजन उसका सपोर्टर का काम करता है। वेयर एज जो आपका वाटर होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, यानी कि जो आग लगी है उसे बुझाने में मदद करता है। देखो दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो हमारी केमिस्ट्री ये बोलती है कि जब कंपाउंड में हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है या बन चुका होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे जो रिएक्टेंट में लिए गए जो एटम से हमारा कंपाउंड बना, जो रिएक्टेंट में लिए गए एटम से हमारा जो कंपाउंड बना उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेरी बात समझ आई? आई होप आ गई होगी। अगर बाई चांस कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो आज के लिए इतना, ये थोड़ा बेसिक था। जब हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो देखो 10th से अब 11th में आए हो तो एकदम तो देखो हार्ड कुछ चीज़ वो देंगे नहीं, और मैं भी बीच में से कोई चैप्टर उठाऊंगी तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 11th हमने फर्स्ट से शुरू किया है। आगे जो आएंगे उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स होगा और बहुत मज़ा आएगा करने में। हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। ये थोड़ा मतलब यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक इसलिए उठाए थे क्योंकि ये ना बहुत मतलब इजी टाइप का था, थ्योरेटिकल था, ऐसा कोई हार्ड तो मुझे नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी सा था, तो मैंने 2 टॉपिक उठा लिए। लेकिन कल से हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो भी कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हुई होगी तो मतलब बेझिझक आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी और बिल्कुल रिस्पांस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं मिलेगा। बाकी हंसो, खुश रहो और पढ़ाई भी ज़रूर करो, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।